मेरे को ना एक जेलसी अंदर से फील हुई कि ये जो टॉप आने वाले बच्चे हैं, मैं इनसे आगे क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मम्मी का पहला रिएक्शन यही था कि तुम सही बताओ, तुम पढ़ते ही कब थे। क्योंकि मेरे को ना स्कूल टाइमिंग से ये बात पता थी कि रिवीजन इज द की, मेन की रिवीजन है। अब नाश्ता के अकॉर्डिंग मैं समझ गया था कि अब पेपर को अप्रोच कैसे करना है, पेपर को देना कैसे है। मैं जैसे क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ सर, मैं अपना आइडिया बताता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं सूर्यांश। सूर्यांश की रैंक आई है 43 नौ से 10 में। विदाउट फर्दर एड्यू हम सूर्यांश से ही पूछते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की। सूर्यांश, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सर, मेरा नाम सूर्यांश चंद है। मैं बेसिकली गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने दिल्ली से रह के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और जब मैं बीएससी नर्सिंग लास्ट ईयर में था, तब उस टाइम पे मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैं पहली बार जाना कि नॉर्सेट कोई नर्सिंग एग्जाम के लिए कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, और जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा। तो ऑन दैट टाइम पे मैंने कोई बैच लिया, मैंने बैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करा और पढ़ा। मैंने बेसिक्स अपने क्लियर करे पहले स्टार्टिंग में, फिर बेसिक टू एडवांस किया। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जैसे टीचर्स बोलते गए, जैसे मेंटर्स बताते गए, फैकल्टी बताते गए, उस अकॉर्डिंग मैंने खुद को, मतलब उस अकॉर्डिंग ही अपने काम को करता गया। और करते 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 6 मंथ टू 9 मंथ की प्रिपरेशन में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया नॉर्थ से। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 45 आई सर। तो सूर्यांश, कैसा लग रहा है? आपका सिलेक्शन हो गया है। व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग इन योर माइंड? सर, मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे पास मोबाइल था, मैं ऐसे फील्ड में ही, जैसे मैं अपने गांव आया हुआ था, तो मैं ऐसे फील्ड में ही वॉक कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा मेरे को। उसने मेरे को मैसेज करा कि भाई रिजल्ट आ गया। तो मैंने पहले मैं सोचा कि मैं देखूं या ना देखूं, क्या ही होने वाला है। मतलब ऐसे डर था अंदर ही कि होगा या नहीं होगा। फिर मैंने ओपन करा। फिर वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पे रोल नंबर सर्च करते हैं। मैंने रोल नंबर नहीं सर्च करा, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था। और स्क्रॉल करते करते जब मेरी रोल नंबर आई तो मैंने देखा 45 रैंक। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को कॉल करा, मैंने बोला भाई मैं अपना रोल नंबर बोल रहा हूँ, एक बार मेरा रिजल्ट तू चेक करियो। हो सकता है मैं स्ट्रेस में या फिर अपने कांपते हुए हाथ से मैं इधर उधर कर दूं, और फिर मैं ऐसे ही बोल दूं किसी को। तो उसने बोला कि अपना रोल नंबर बोल दो भाई। मैंने बताया अपना रोल नंबर, उसने चेक करा, बोला 45 है। तो उसने वहां से मैसेज को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त कौशिक ने, उसका नाम कौशिक था सर। अच्छा, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जी जी फैमिली का जी। क्या रिएक्शन था? सर फर्स्ट टाइम मैं, जैसे मेरे फादर के जाने के बाद अगर फाइनेंशियली इमोशनली किसी ने सपोर्ट किया तो मेरे जीजा जी थे। तो मैं सबसे पहले यही सोचा कि मैं उन्हें इन्फॉर्म करूं। लेकिन वो बहुत दूर दिल्ली से ट्रेवल करके आए थे गांव में, क्योंकि गांव में कोई फंक्शन है। तो ट्रेवल करके आए थे, तो सोए थे, तो मैंने उनको जगाना सही नहीं समझा। और वहां पे मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी का पहला रिएक्शन यही था कि तुम सही बताओ, तुम पढ़ते ही कब थे। तुम सही बताओ, तुम पढ़ते ही करते हैं। क्योंकि सर अभी ना एक गांव में रहने वाले लोगों की एक मेंटेलिटी होती है, क्योंकि हम लोगों ने ना टेस्ट भी ऑनलाइन ही देना होता है, सर क्लासेस भी ऑनलाइन ही करने होते हैं। लेकिन इधर के रहने वाले लोगों का या फिर मोस्टली लोगों का यही रहता है कि जिसके हाथ में मोबाइल है तो उसका मिसयूज ही कर रहा है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मुझे लगता है ये कहानी आपको एंड तक याद रहेगी, जिस दिन रिजल्ट आया था क्या क्या हुआ जी, था। जी, जी। चलिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि थ्योरी कंप्लीशन करने में आपको कितना टाइम लगा। कितने महीने आपने थ्योरी को दिए? सेकंड क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करी? क्या आपने जब स्टार्ट किया था पढ़ना, स्टार्टिंग से ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर आपने बाद में स्टार्ट किया? सर जैसे जो कॉलेज का माहौल रहा मेरा, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बहुत स्ट्रांग नहीं था मैं कॉलेज में। और या फिर लगभग लगभग ऐसा ही था कि सिर्फ पास हो जाओ वही बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो ऐसा ही था कि जब मैं लास्ट ईयर में था और अचानक से माइंड में आया कि कुछ करना चाहिए। लेकिन माइंड में बहुत लेट से आया, लेकिन फिर भी इतना भी लेट नहीं हुआ था कि कुछ नहीं कर सकते अपन। हम्म। ये था, फिर मैंने बैच लिया। फिर जो टीचर्स के क्लासेस होते थे सर, तो वो क्लासेस मैं देखता था। तो जब मैं लाइव देखता था उस टाइम पे नोट्स बनाने की कोशिश करता था, तो मेरे से नहीं हो पाता था, बिकॉज मैं उतना स्ट्रांग स्टूडेंट नहीं था कि मैं तुरंत चीज़ों को कैच करके लिख भी लूँ और टीचर के लेक्चर को भी अपने माइंड में कलेक्ट कर लूँ। ये चीज़ें मेरे साथ एक साथ नहीं हो पाती थी। तो मैं ना एक टाइम पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने लाइव लेक्चर को देखता था। फिर लाइव लेक्चर देखने के बाद फिर मैं रात में बैठ के उस पीडीएफ से नोट्स बनाने का काम करता था। और जितना मैंने लाइव लेक्चर देखा, जो मैंने नोट्स बनाया, आफ्टर ऑल सारे काम करने के बाद मैं उन सारे नोट्स का रिवीजन करता था, और उसके बाद ही मैं सोता था। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में जो मैंने कल का नोट्स बनाया उसको एक बार रिवाइज कर लेता था।
क्योंकि मेरे को ना स्कूल टाइमिंग से ये बात पता थी कि रिवीजन इज द की, मेन की रिवीजन है। अगर हम रिवीजन करते रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। और बिल्कुल। रही बात सर एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो पहले कुछ दिन, कम से कम एक महीने दिन मैंने क्लासेस करे हैं, उस टाइम पे मैंने एमसीक्यूज नहीं करे थे। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि साथ में एमसीक्यूज करने भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें बेसिक से एडवांस होने लगी। फिर एक टाइम पे बैच खत्म हो गया, बैच सिलेबस टाइम से पूरा हो गया। और जब सिलेबस पूरा हो गया सर, तो प्रॉपर टाइम मिल गया एमसीक्यूज करने का, एमसीक्यूज समझने का, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये जानना कैसे सबसे बड़ी कैसे बात करना होती है। होता है क्वेश्चन को अप्रोच आपके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो अप्रोच होना चाहिए, सपोज मैं जैसे क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ सर, मैं अपना आइडिया बताता हूँ। तो मैं ना क्वेश्चन के सबसे नीचे वाली लाइन को पहले देखता हूँ कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने प्रॉपर मेरे से डायग्नोसिस पूछा है, क्वेश्चन ने प्रॉपर मेरे से ट्रीटमेंट पूछा है, या क्वेश्चन ने मेरे से साइन एंड सिम्टम्स पूछा है। जब मैं नीचे की लाइन को देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो इमेज बन जाएगी कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ूंगा। और क्वेश्चन कभी भी मैं हर ही तरीके से नहीं पढ़ूंगा, हमेशा स्लोली पढ़ूंगा। क्योंकि होता है ना एग्जाम में, 4 लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते नीचे आए, और जब तक हम लास्ट लाइन को पढ़े तब तक पता चला कि ऊपर क्या पढ़ा, हम यही भूल गए। तो इससे हमारा टाइम भी जाएगा, और इससे हमारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब आपने एनप्रेप पर अपना पहला टेस्ट दिया था, एंड तब आपके कुछ सिक्सटी जी परसेंट मार्क्स आए थे। एंड जब आपने अपना जी सबसे आखिरी पेपर एनप्रेप पर दिया है, जो कि नाश्ता एग्जाम था, उसमें आपके 94% मार्क्स आए थे। तो ये जर्नी आपने कंप्लीट करी है पिछले कुछ 6 महीनों में। इसमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फुल सिलेबस टेस्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं करने, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, नाश्ता और प्री बोर्ड, ये दो जो मेन ग्रैंड टेस्ट हैं, इन्होंने आपका साथ किस तरीके से दिया? सर, सबसे पहली बात, जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है उससे हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम नहीं होगा, वहाँ पे फुल सिलेबस ही होगा। तो फुल सिलेबस तो सबसे पहले हमें यही सिखाता है कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। तो जब मैंने एनप्रेप का पहला जो नाश्ता आया था, मैंने जब वो देना दिया, तो उस टाइम पे मैं उतना प्रिपेयर नहीं था, और उस टाइम पे मेरी स्टडी चली रही थी, प्रिपेयर भी नहीं था। या फिर धीरे धीरे आदमी ग्रेजुअली ग्रो करता है, मैं उस टाइम पे स्लोली ग्रो ग्रो कर रहा था। और जब मैंने वो एग्जाम दिया, मेरे को भी याद है मेरे 60% ही नंबर आए थे। तो एक और चीज़ मेरे अंदर सर, एक और चीज़ है कि मैं ना जब रिजल्ट अपना देखा, मैंने देखा मेरी ऑल इंडिया रैंक 512 के लगभग में आई थी। और नाश्ता रैंक तो और ही गई हुई थी, 1000 के अंदर में थी। तो मेरे को ना एक जेलसी अंदर से फील हुई कि ये जो टॉप आने वाले बच्चे हैं, मैं इनसे आगे क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। तो ये जेलसी अब मेरे लिए अच्छी है या खराब है, ये मेरे को नहीं पता। ये जेलसी मेरे को बहुत आगे ले गई है। और ये जेलसी जाते 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 मैंने ट्राई करा। और जब भी मैं नाश्ता का टेस्ट देता था, मैं अपने टेस्ट सीरीज को दूं या ना दूं, लेकिन जब मैं नाश्ता का टेस्ट देता था, मैं अपने रूम को लॉक करता था, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालता था, ताकि मेरे को कोई डिस्टरबेंस ना हो। और मैं उसको आराम से क्लियरली, मैं पूरा टाइम, अगर 1.5 घंटे का टाइम है मुझे 100 MCQ सॉल्व करने का, मैं पूरे टाइम को 90 मिनट्स के टाइम को कंज्यूम करता था, और पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उसको मैं कंप्लीट करता था। और धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आया जब FON का टेस्ट हुआ नाश्ता में, मुझे याद है वहाँ पे मेरी ऑल प्री इंडिया बोर्ड रैंक में? सेकेंड आई। प्री बोर्ड में? जी जी, प्री बोर्ड में। हम्म। और प्री बोर्ड में जब MSN हुआ, MSN फर्स्ट और सेकंड, वहाँ पे मेरी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई। फिर वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और मैं फिर वहाँ से फिर एक कहते हैं ना, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बन गया। फिर मैं समझ गया था कि अब नाश्ता के अकॉर्डिंग मैं समझ गया था कि अब पेपर को अप्रोच कैसे करना है, पेपर को देना कैसे है। सबसे पहली बात तो हमें डिस्टरबेंस नहीं लाना है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद ये मैंने करा। तो नाश्ता और प्री बोर्ड आप देते आ रहे हो पिछले सितंबर से अब तक। आप जी जी। कितना रेकमेंड करोगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो एनप्रेप पर सोच रहे हैं मैं टेस्ट दूं नहीं दूं क्या करूं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? सर, रिकमेंडेशन तो यही है, अपन ना जब फ्रेंड सर्कल में भी बात करते हैं, या फिर अपन का भी ग्रुप होता है, तो फ्रेंड सर्कल में भी बात करते हैं, तो वहाँ पे यही बात करते थे कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाश्ता टेस्ट या प्री बोर्ड के टेस्ट में, वो हमेशा ही हमेशा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविलेंट रहते थे। एक भी क्वेश्चन इरिविलेंट टाइप का नहीं होता था, या फिर ऐसे उसमें से 4 ऑप्शन में से भी ऐसे एक भी ऑप्शन नहीं होते थे जो कि इरिविलेंट हो, या फिर अलग ही टाइप के हो। तो नाश्ता टेस्ट मतलब किसी भी स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो, और रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में अगर जान गया है कि मुझे नॉर्सेट का एग्जाम निकालना है,
या फिर मुझे कोई भी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। उससे उसको बेनिफिट ये होगी कि लास्ट ईयर आते आते सर उसका लोड कम हो जाएगा, और वर्कलोड ज्यादा पड़ जाएगा तो हो सकता है टाइम भी ज्यादा लगे। अगर आपके पास एन प्रेप फर्स्ट ईयर में होता तो क्या फर्क होता आपकी लाइफ में? सर एन प्रेप अगर फर्स्ट ईयर में होता तो यही होता कि जितना मैंने लास्ट ईयर पढ़ने के बाद, मैं जितना 12 घंटे 15 घंटे रात भर मुझे जगने पड़ते थे, आंखों के नीचे काली आ जाता था, ये सारी चीजें नहीं आती। मतलब एक होता ना कि मैंने फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर रखा है, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, उतना नहीं करना पड़ता जितना एक बच्चे को सडनली करना पड़ेगा। और कुछ संदेश देना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को, कॉलेज जूनियर्स को, या जो लोग अभी पास आउट मतलब हैं? कहने का मतलब सिर्फ एक ही होगा कि एक होता है ना कि मोटिवेशन, मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्पोररी फॉर एवरीवन बट कंसिस्टेंसी इज परमानेंट। हम मोटिवेशन को थोड़े टाइम के लिए बना के रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है तो हम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं परमानेंट तरीके से। तो बस ये है मेरी तरफ से, ये है कि क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। मैं 15 घंटे अपने सामने बुक खोल के बैठूं, वहां पे 1 घंटे का भी कंटेंट अपने माइंड में ना डाल पाऊं, तो कोई फायदा नहीं है सर। मैं 1 घंटे अपने सामने बुक खोल के बैठूं, वहां पे 15 घंटे का कंटेंट अपने माइंड में डाल लूं, तो दैट इज मैटर फॉर मी। दो चीज मैंने सीखी आज आपसे: क्वांटिटी नेवर मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। एंड टैलेंट डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी मैटर्स। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? कंसिस्टेंसी मैटर सर। बिल्कुल। जी इस जी बात में बिल्कुल सर, मेरा भी बिल्कुल हंड्रेड सर। परसेंट बिलीफ है। मैं आपके साथ हूँ। कंसिस्टेंसी ही इकलौती ऐसी चीज है जिससे कोई इंसान कुछ अचीव कर सकता है लाइफ में। टैलेंट, हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। कंसिस्टेंसी इज द की। सर आज के जो कंपटीशन का जो एरिया चल रहा है, या फिर जो भी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हम्म। बिकॉज हार्ड वर्क तो सब लोग कर रहे हैं। हम्म। अगर 1 लाख कैंडिडेट सर एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 90% कैंडिडेट हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली कैंडिडेट अगर जो स्मार्ट वर्क कर रहा है हार्ड वर्क के साथ, हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क अगर कर रहा है तो उसके लिए वो अपने टाइम को भी बचा सकता है, अपने हेल्थ को भी बचा सकता है, अपने सारी चीज़ों को भी करके और साइड बाई साइड अपने एग्जाम को भी क्लियर कर सकता है। तो स्मार्ट वर्क इज वेरी मोर देन हार्ड वर्क आज बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे। और मेरे। मुझे होप है कि जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं इंटरव्यू को, वो भी बहुत बहुत कुछ सीखेंगे। एंड आपको कोई क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट्स, सूर्यांश से आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनप्रेप टीम से कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों सभी से विदा लेंगे। एंड अगेन जाते जाते विश यू अ वेरी वेरी हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस। You've made us proud. You've made everyone proud. Thank you so much for your hard work. Thank you. माता जी प्रणाम। सोच रही। कैसा महसूस कर रहे हैं माता जी आप? बहुत अच्छा है। जब इन्होंने बताया सिलेक्शन हो गया है तो सबसे पहले दिल में क्या आवाज आई? बहुत खुशी है। और आपने क्या बोला फिर इनसे? कि सही बताओ हुआ है या नहीं। ऐसा बोला, आपको यकीन नहीं हुआ? नहीं। जी प्रणाम। कैसा लग रहा है, प्रणाम प्रणाम। सिलेक्शन हो गया जी? सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले ये मेरे पास आया था बताने के लिए, पर मैं उस टाइम सो रहा था, तो मुझे बताया नहीं। फिर माता जी थी बाजार में, तो डायरेक्ट वहीं गया, बाइक से बोला कि फेल हो गए हैं, हमसे बोले कि फेल हो गए नहीं, हैं। इसका वर्ड यही था कि मुझे पैसे चाहिए, लड्डू लाना है। तो मम्मी बोली कि ऐसा क्या हो गया, देखो लड्डू चाहिए, बोली मेरा सिलेक्शन हो गया, इसने ऐसे बोला बस डायरेक्टली। तो अच्छा लगा, काफी मेहनत करता था, मेरे साथ ही रहता था गुड़गांव में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।